अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। नंबर वन इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर टू बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी कंपनी की नेट इनकम और नेट लॉस डिपिक्ट करती है, यानी वो बताती है किसी भी कंपनी ने इनकम बनाई है या लॉस बनाया है। सो नेट इनकम और लॉस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे पास जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तो हमें पता चल जाता है नेट इनकम है या नेट लॉस है। और ये जिस स्टेटमेंट में बनाई जाती है वो इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। और अगर आप इस फॉर्मेट को चेक करें तो इसमें आपके पास सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, और फॉर द पीरियड एंडेड लिखते हैं कि जिस टाइम पीरियड को ये कवर कर रही होती है वो टाइम पीरियड भी लिखते हैं, यानी कि ये तीन मेन हेडिंग्स होती हैं। और हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं और रेवेन्यूज में से हम क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस। क्योंकि ये बेसिक है तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह रहे हैं। हम बाद में जब हम चैप्टर 4 करेंगे और चैप्टर 3 कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट मजीद एक्सपेंड होके उसमें और कौन-कौन से पार्ट्स ऐड हो जाते हैं। ये लेक्चर अभी बिल्कुल हमारा बेसिक है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाती है। सो एक्सपेंसेस आपको दिए हुए होंगे लाइक वेजेस एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस हो तो हम अपने रेवेन्यू में से, और देखिए रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, अगर आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो नेट इनकम आ जाएगी। और अगर आपके पास इन केस के रेवेन्यू कम हो यानी आपने कमाया कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए यानी खर्चा ज़्यादा कर दिया है तो लॉस आ जाता है। सो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ये कुछ हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम एक्सेल में हम शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाना। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीका अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं और रेवेन्यूज में से हम क्या चीज़ डिडक्ट कर देते हैं, रेवेन्यूज में से हम सिंपल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहली एग्जांपल आ गई है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो बुक हमारे पास विलियम्स हाका बैटनर की बुक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, और इसको हम मीग्स एंड मीग्स भी कहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ एक्सरसाइज है 2.5, और 2.5 में देखें, वाइली कंपनी हैड टोटल रेवेन्यूज ऑफ 3 lakh फॉर अ रीसेंट मंथ, यानी कि टोटल रेवेन्यूज आर गिवन। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी इनकर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ 205, यानी 2,05,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। एंड परचेज लैंड फॉर 45,000। तो तीन आपको चीजें दी हुई हैं। अगर अभी हमने जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था तो सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, वाली कंपनी। उसके बाद हम उस यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द, ये लिखा हुआ है फॉर अ रीसेंट मंथ, फॉर तो हम लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड। अब मंथ हमें नहीं दिया हुआ कि कौन से महीने की बात हो रही है तो हम यहाँ पे डैश डैश लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं और रेवेन्यूज में से हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास रेवेन्यूज हमें गिवन है, यस हमें ये 3 लाख के रेवेन्यूज गिवन है तो ये हम रेवेन्यूज में लिख लेंगे। और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 205 तो हम एक्सपेंसेस भी लिख लेंगे। तो रेवेन्यूज हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू आ रहे हैं 3 लाख। तो नेक्स्ट, और हम रेवेन्यूज में से क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंसेस हमें 205,000 गिवन है।
सो जब हम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और हम चेक कर लें तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट या नेट इनकम आ रही है, कितनी नेट इनकम आ रही है हमारे पास? 95,000। तो इसको हम लिखेंगे नेट इनकम। इन केस अगर हमारे पास रेवेन्यू कम होता और एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो फिर हमारे पास नेट इनकम के बजाय नेट लॉस आ जाता। नेट लॉस सपोज किस तरह आता, अभी सवाल में तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेंसेस, जो हमारे पास रेवेन्यू है वो 3 लाख है और एक्सपेंसेस जो है वो 305,000 है। तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ रहा है? 5,000 नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नेट लॉस। नुकसान हो गया ना कि आपने कमाया कम, यानी रेवेन्यू कम हो गया और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। 3,05,000 का आपने खर्चा कर दिया तो 5,000 का नुकसान हो गया। जस्ट इन केस कि अगर आपका लॉस आ रहा होता तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते, यहाँ पे नेट इनकम के बजाय हम नेट लॉस लिख देते। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.12। ये भी आपकी विलियम्स हाका बैटनर की बुक से है, तो हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज हम डिस्कस करना बिल्कुल ही भूल गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, परचेज लैंड ऑफ $45,000। सो अगर आप लैंड खरीदते हैं तो लैंड इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश आपका एसेट है और लैंड भी आपका क्या है? एसेट है। ये दोनों आपके एसेट हैं। सो क्या इनकम स्टेटमेंट में एसेट की जगह है? नहीं है, क्योंकि एसेट की जगह हमारे पास बैलेंस शीट में होती है। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें अगर डेटा में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अलावा कुछ चीजें दी हुई हैं तो फिर हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हम उनको प्रेजेंट नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, बल्कि इग्नोर कर देंगे। लाइक दिस, इन दिस एक्सरसाइज परचेज ऑफ लैंड की ट्रांजैक्शन दी हुई और दोनों चीजें हमारी एसेट हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चेक करते हैं। Hernandez Incorporation had the following transaction during the month of March 2011. Prepare an income statement. So income statement मांगी हुई है based on this information and being careful to include only those items that should appear in these financial statement. और हमें पता है इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी चीज है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, ओनर्स इक्विटी है, तो हम उनको इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेते, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। और यही बात उसने बोली हुई है कि उन आइटम्स को या उन चीजों को हम शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम द बैंक लोन। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो कैश आपके पास इंक्रीज हो जाता है, एसेट है। बैंक लोन लायबिलिटीज है। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों आपके पास क्या इनकम स्टेटमेंट में आते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेवेन्यूज अर्न एंड रिसीव। तो रेवेन्यू तो मेन पार्ट इनकम स्टेटमेंट का होता है, तो हम इसको शामिल जरूर करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है डिविडेंड्स पेड, और डिविडेंड्स ऑफ 4,000 वर पेड टू द स्टॉक होल्डर। बिल्कुल नहीं, हम डिविडेंड्स को भी हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डिविडेंड्स को? क्योंकि डिविडेंड्स जो है वो कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी है। डिविडेंड्स इनकम में से प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर को, और इसको प्रेजेंट हम कहाँ करते हैं? इसको स्टॉक होल्डर इक्विटी में हम इसको लिखते हैं। तो अभी हम स्टॉक होल्डर इक्विटी नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड। सो एक्सपेंसेस भी हमारा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अगर अभी हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, तो ये हमने नेम ऑफ द कंपनी लिख दिया। उसके बाद हम नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? इनकम
स्टेटमेंट बना रहे हैं। और ये क्या होगा? फॉर द मंथ एंडेड, इन्होंने मार्च दिया हुआ है तो मार्च हमारे पास 31st को ऐड होता है, तो 31st मार्च 2011। और फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का क्या होता है? हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं और रेवेन्यूज में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। तो रेवेन्यूज अभी हमने चेक किया, हमें रेवेन्यूज भी दिए हुए हैं और एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। ये रेवेन्यूज दिए हुए हैं 9500, तो ये रेवेन्यू की जगह आ जाएगा। और ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये एक्सपेंसेस की जगह आ जाएगा। तो रेवेन्यू हम लिख लेते हैं, रेवेन्यू हमारे पास आ रहे हैं 9500। और हम एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं 5465, यानी कि 5465। और ये हमने माइनस क्यों किया है? क्योंकि हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। सो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। आपकी नेट इनकम कितनी आई है? आपकी नेट इनकम आई है 4035। तो इसको हम लिख देंगे नेट इनकम। ये नेट इनकम हो गई। और इसको हम इनकम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस कम है और आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है, तो नेट इनकम हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, हम ये देखते हैं ये कौन सी एक्सरसाइज है। ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट और एक्सरसाइज है 2.13। सो एन inexperienced accountant for Yarnell Company prepared the following income statement for the month of August। इनकम स्टेटमेंट बनाई है और इसमें क्या है? अगर आप रिक्वायरमेंट चेक करें, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि जो आईएएस है, आईएएस के मुताबिक या हम इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या गैप के थ्रू हम बनाएंगे। और गैप के थ्रू जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमने अभी पहले भी अभी दो एक्सरसाइज में डिस्कस किया है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि गैप के मुताबिक सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। यार्नल कंपनी है। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं। हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड 31st अगस्त। और फिर हम यहाँ पे रेवेन्यूज ले लेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। यानी हमारा जो फॉर्मेट है रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज में से हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस। तो बस ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे पहले आ रहा है सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। यकीनन जो रेवेन्यू की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, तो ये आपका रेवेन्यू है, बिल्कुल हमने इसको शामिल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको कहा गया है इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर इक्विटी। बिल्कुल नहीं शामिल हम इसको करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ओनर्स इक्विटी में आती, ओनर्स इक्विटी का पार्ट होता है। इसी तरह बैंक लोन है, बैंक लोन भी हम शामिल नहीं करते, क्योंकि बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है और कैश आपका इंक्रीज होता है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें देख लें आप सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं। पेमेंट्स टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, यानी कि जो आपने उधार लिया था वो आपने वापस कर दिया, दोनों सूरतों में लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होगा। और इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस, तो यकीनन ये एक्सपेंसेस हैं, इनको हम जरूर शामिल करेंगे। और आखिर में हमारे पास आ जाता है परचेज ऑफ लैंड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी फिक्स्ड एसेट आप परचेज करेंगे, कोई भी एसेट परचेज करेंगे, कैश एसेट्स इन्वॉल्व होगा या लायबिलिटी और एसेट इन्वॉल्व होगा, तो दोनों सूरतों में ये बैलेंस शीट आइटम है, हम इसमें नहीं लेंगे। तो हमारा इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास सिर्फ रेवेन्यूज होते हैं, तो ये हम 15,000 रेवेन्यू ले लेंगे। और इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो ये हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो रेवेन्यूज अगर हम चेक करें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 15,000 आ रहे हैं।
उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7,800 आ रहा है, ये हम माइनस कर देंगे। तो जब हम ये माइनस कर देंगे इसको, हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 7,200। क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेट इनकम कहेंगे। और अगर हमारे पास रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, तो ये हमारा लॉस हो जाता। तो ये हमारा बेसिक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, वेरी बेसिक। जब हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग शुरू करते हैं और वेरी बेसिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेरी बेसिक टॉपिक करते हैं, तो इस लेवल तक हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं। आगे हम इसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट भी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। और अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो वेरी बेसिक स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल हम बेसिक फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली डिपिक्ट्स करती हैं द वेज कैश हैज चेंज ड्यूरिंग अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज हमने 1 मंथ की बात की, मंथ ऑफ अगस्त की बात की, तो ड्यूरिंग द होल मंथ कैश हैज चेंज, यानी कि कितना कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली कैश चेंज होके एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया। यानी कि किसी भी मंथ की पहली तारीख को आपको ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया होता है, जो कि लास्ट मंथ का जनरली क्लोजिंग बैलेंस होता है। लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस करंट मंथ का ओपनिंग बैलेंस आता है। इसके अंदर हम प्लस करते हैं तमाम हमने जिन जिन वजह से, जिन जिन रीजन से कैश हमारे पास आया है, और फिर हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं एक आउटफ्लो ऑफ कैश, जो हमारे पास कैश जा रहा होता है, तो कैश का एंडिंग बैलेंस आ जाता है। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और ये कैश का प्रॉपर फॉर्मेट है। इसमें आप देख लीजिए, वी हैव 3 एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो हमने ये बेसिक लेवल पे ये नहीं बनाना है। तो बेसिक लेवल पे हम इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, और हम उसकी यानी कि हमारे पास इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, और एंडिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ये आप जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे तो फिर हम ये आपको पढ़ाएंगे। सो बेसिक फॉर्मेट हम देख लेते हैं, और हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सेल शीट की तरफ वापस चलते हैं, और एक्सेल शीट में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया है, अब आप देख लीजिए, नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन। ये आपके कोर्स पैक में से जो प्रॉब्लम नंबर है, बेसिक एक्सरसाइज है 2.7। तो बेसिक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.7। इसको पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। Xavier company had the following transaction during the current year। अच्छा, Xavier कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। Earned revenues of 1 lakh and incurred expenses of 56,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल इन कैश, यानी रेवेन्यू जो अर्न किया है उसको, उसके अगेंस्ट भी कैश मिला है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो उसके अगेंस्ट भी कैश आपके पास से गया है। तो आपने क्या सोचना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन से कैश इन हो रहा है, उसको इनफ्लो ऑफ कैश कहते हैं। और कौन सी ट्रांजैक्शन से कैश आपके पास से आउट हो रहा है, जा रहा है, माइनस हो रहा है, उसको आउटफ्लो ऑफ कैश कहते हैं। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मेट वही है जैसे इनकम स्टेटमेंट में बताया था। नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, जेवियर कंपनी। अब हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट हम बना रहे हैं। ये प्रॉपर हम वो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज वाला नहीं बना रहे। अगर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिक आपका ये सवाल आता है, तो आपने इसको इसी फॉर्मेट पे बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और ये हो गया फॉर द मंथ एंडेड। या इसमें ईयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और कौन सा साल है हमें नहीं पता। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट ये है कि कैश फ्लो का हमारे पास कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस होगा,
यानी लास्ट मंथ का क्लोजिंग करंट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। और इसमें हम ऐड करते हैं तमाम कैश इनफ्लोज, यानी वो तमाम रीजंस जिनकी वजह से हमारे पास कैश आ रहा होता है, और हम इसमें से लेस करते हैं तमाम कैश आउटफ्लोज, यानी कैश आपके पास से जो जा रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो हम उसको यहाँ पे, और तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद कैश फ्लोज का कौन सा बैलेंस आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में क्या डिस्कस हो रहा है, रेवेन्यूज अर्न हुए हैं। तो क्लास याद रखिएगा, जब भी रेवेन्यूज होते हैं, यानी आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास कैश इन होता है, इनफ्लो होता है। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की फीस जो आप ले रहे हैं, लॉयर है, कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, तो ये जो आप अपनी सर्विस के अगेंस्ट पैसे ले रहे होते हैं, ये आपका रेवेन्यू होता है। और रेवेन्यू से कैश इंक्रीज होता है। तो कैश कितना इंक्रीज हो गया, 1 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, तो एक्सपेंसेस से कैश क्या होता है, एक्सपेंसेस से आपके पास से कैश चला जाता है। तो मैंने माइनस लिख दिया 56,000, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है, माइनस हो गया। उसके बाद है परचेज अ ट्रक फॉर 20,000। जब आपने ट्रक खरीदा, कोई भी आप एसेट खरीदते, एसेट इन हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम इसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रक खरीदने से कैश आपके पास से चला जाएगा, यानी कि परचेज ऑफ ट्रक, जो भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जो जो भी एसेट आप, इवन इवन आप करंट एसेट लाइक सप्लाईज खरीदते हैं और ट्रांजैक्शन आप कैश बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो आपके पास से कैश चला जाता है, माइनस हो जाता है। सोल्ड लैंड फॉर 10,000। अच्छा, अगर आप कोई चीज सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके पास पैसे आते हैं, कैश इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम कैश प्लस कर रहे हैं, कितने के, 10,000 से। उसके बाद बोरोड 15,000 फ्रॉम अ लोकल बैंक। तो जब आप बोरोइंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो भी आपके पास कैश प्लस होता है। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इनको प्लस माइनस करके इनका सम कर लेते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। तो कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लीजिए, हमारे पास 49,000 आ रहा है। तो कैश फ्लो हमारे पास, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और इसी को हम बिल्कुल इसी सिंपल फॉर्मेट पे बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं, और प्रैक्टिस के लिए एक और एक्सरसाइज है 2.11। इसमें देखिए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2011 मिलर कंपनी हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मेन हेडिंग्स गैप के मुताबिक डालते हैं। तो पहली मेन हेडिंग क्या होती है, नेम ऑफ द कंपनी। तो मिलर कंपनी है। नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और ये किस टाइम पीरियड के लिए, ये है मंथ फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर। तो हम ये अक्टूबर की बना रहे हैं, फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 31st 2011। ओके, और इसका फॉर्मेट वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। हमारे पास कैश फ्लो का ओपनिंग बैलेंस होगा, और कैश फ्लो के ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, तमाम कैश इनफ्लोस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो भी हमारे पास कैश आउटफ्लो हो रहा होगा, उनको हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारे पास कैश का कैश फ्लो, हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैश ओपनिंग बैलेंस एंड कैश क्लोजिंग बैलेंस हम ये डिटरमिन करते हैं।
ओके, तो ये एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और हम देखते जाते हैं कि क्या बात है। रेवेन्यूज ऑफ 10,000, अभी हमने डिस्कस किया था रेवेन्यूज आपके 10,000 है, अर्न एंड रिसीव्ड इन कैश, यानी कि रेवेन्यूज ना सिर्फ अर्न किए हैं बल्कि आपने कैश में रिसीव भी किया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यूज से कैश इनफ्लो होता है, कैश बढ़ता है, तो इसीलिए हमने रेवेन्यू यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया है और ये है 10,000। उसके बाद बैंक लोन वर पेड ऑफ, यानी बैंक लोन आपने अदा कर दिया। तो जब आप बोरोइंग्स करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, और जब आप वही लोन पेड ऑफ कर देते हैं तो कैश आपके पास से चला जाता है। तो लोन लोन हमने पेड ऑफ किया है, तो यहाँ पे हमने -2,000 कर दिया। इक्विपमेंट ऑफ 2,500 वर परचेज, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट, उससे आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितना, 2,500 से। एक्सपेंसेस ऑफ 7,200 वर पेड ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस से भी हमारा कैश माइनस हो रहा है। कितने एक्सपेंसेस हैं, 7,200। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं एडिशनल शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक वर सोल्ड फॉर 6,000 कैश। तो जब आप कैपिटल स्टॉक इशू करते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स इशू करते हैं, तो कंपनी के पास कैश इंक्रीज होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई। लास्ट थिंग, अज्यूमिंग दैट कैश बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, अब यहाँ पे आपको बिगनिंग कैश बैलेंस भी दे दिया है, तो यहाँ पे हमने बिगनिंग कैश बैलेंस लिख लिया। हमारे पास कितना था, हमारे पास बिगनिंग कैश बैलेंस था 7,450। और अब हम क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश का एंडिंग बैलेंस कितना है, जो कि हमारे पास 11,750 आ रहा है। और सो ये एक्सरसाइज थी आपकी, बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाई 2.11। So class, that's it from this lecture. Take care.